हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आपने जब भी कभी बैंक के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, तो ये एनपीए टर्म हमेशा उभर के आती है। तो क्या है ये एनपीए, इससे कैसे बैंक पे फ़र्क पड़ता है और कितने प्रकार की होती है, इसे अच्छे से समझते हैं। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भाई एसेट क्या है। तो एसेट एसेट कुछ भी ऐसी चीज जिसकी खुद की कोई वैल्यू है और जिससे आप फ्यूचर में एक इनकम जनरेट कर सकते हैं, या जो आपके लिए एक प्रॉफिट जनरेट करने का पोटेंशियल रखता है, उसे एसेट बोला जाता है। जैसे आपने एक मशीन को बाय करा, उसे सेटअप करा और उससे आपने प्रोडक्शन शुरू करी। जब आपने उससे प्रोडक्शन शुरू करी तो उससे आपको इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो गया, तो मशीन आपके लिए क्या हुआ, एक एसेट। जैसे उसने प्रोडक्शन करी और प्रोडक्शन से आपको इनकम हुई, तो मशीन आपके लिए क्या रही, एक एसेट। उसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कार। आपने क्या करा, एक कार बाय करी और उसको एज अ टैक्सी या कैब आपने उसको चलाना शुरू किया, तो उससे आपको एक इनकम जनरेट होने लग गई। तो यहाँ पे आपका कार, जब आप उसे एज अ टैक्सी यूज कर रहे हो, तो वो क्या हुआ, आपका एसेट। तो एसेट क्या हुआ, एसेट कोई भी ऐसी चीज जिसकी खुद की कुछ वैल्यू है एंड वो आपको फ्यूचर में एक प्रॉफिट या इनकम जनरेट करने के लिए एक उसमें पोटेंशियल भी है। तो कोई भी चीज जो आपको फ्यूचर में, या जो चीज जिसकी एक वैल्यू है और वो आपको एक इनकम जनरेट करके दे रहा है, वो है एसेट। और जब तक वो ये प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, वो आपको एक इनकम जनरेट करके देता जा रहा है, तो वो हो गया एक परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, वो एसेट जब तक परफॉर्म करके आपको एक इनकम प्रोसेस करके दे रहा है, इनकम जनरेट करके दे रहा है, तो वो हो गया एक परफॉर्मिंग एसेट। लेकिन जब वो इनकम जनरेट करना बंद कर दे, या वो इनकम जनरेट कर रहा था लेकिन अब वो इनकम जनरेट नहीं कर पा रहा, तो वो बन जाएगा एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्लियर है। अब हम इसमें पढ़ रहे हैं बैंक्स के केस में। तो बैंक्स के कॉन्टेक्स्ट में नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है, तो सबसे पहले हम समझते हैं बैंक्स के केस में एसेट क्या है, या बैंक्स के केस में परफॉर्मिंग एसेट क्या है। तो जो बैंक का एसेट क्या रहेगा, जैसे एक बैंक है HDFC। ठीक है, HDFC ने एक लोन प्रोवाइड करा मिस्टर ए को। कोई मिस्टर ए है, उन्होंने 1 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड करा। अब लोन के अगेंस्ट HDFC क्या करेगा, वो ए से 1 लाख रुपया तो लेगा ही, लेकिन इसके ऊपर इंटरेस्ट भी लेगा। जब वो ए से प्रिंसिपल अमाउंट तो वापस लेगा और साथ में लेगा इंटरेस्ट। तो HDFC के लिए एसेट क्या हुआ, उसके लिए परफॉर्मिंग एसेट कौन है, जो उसे पैसा जनरेट करके दे रहा है, वो है इसका ये लोन। जो HDFC ने ए को लोन या एडवांस प्रोवाइड करा, वो HDFC का परफॉर्मिंग एसेट हुआ। क्यों, क्योंकि वो जो 1 लाख रुपया है वो यूज तो ए कर रहा है, लेकिन उसके बदले इंटरेस्ट भी तो जनरेट करके मिल रहा है HDFC को। तो HDFC के लिए परफॉर्मिंग एसेट कौन हुआ, ये 1 लाख रुपए जो उसने लोन, एज अ लोन या एज एन एडवांस मिस्टर ए को दिया है। तो जब तक तो ये जो 1 लाख रुपए हैं वो मिस्टर ए इस पे इंटरेस्ट भी दे रहा है और प्रिंसिपल भी वापस कर रहा है, तब तक वो चलेगा परफॉर्मिंग एसेट। लेकिन जिस दिन ए ने डिफॉल्ट कर दिया या ए ने पैसा देना बंद कर दिया HDFC को, तब वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा। इसको हम थोड़ा और क्लियरली पढ़ते हैं। यहां देखिए, एनपीए दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो इसकी सिंपल मीनिंग क्या हुआ, एन एनपीए इज अ लोन और एडवांस मेड बाय अ बैंक। लोन या एडवांस कौन बनाता है, बैंक, और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट हैज स्टॉप्ड जनरेटिंग इनकम फॉर द लेंडर। दैट मीन्स जो बैंक ने लोन दिया था, जब तक तो वो हमें इंटरेस्ट जनरेट करके दे रहा था लोन, तब तक क्या हुआ, वो एक परफॉर्मिंग एसेट था। जब उसका इंटरेस्ट या प्रिंसिपल जनरेट होना बंद हो गया, तब उसे हम एनपीए घोषित कर देंगे। क्लियर हुआ। इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन भी है, वो समझिए। एज पर RBI
A loan is classified as an NPA when the principal or interest payment are overdue for a period of more than 90 days. 90 दिन से ज़्यादा तक जब वो पेमेंट हमने रिसीव करनी थी बट वो रिसीव नहीं हुई. फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी को बैंक ने, SBI बैंक ने किसी मिस्टर B से पैसे लेने थे जो उसकी ड्यू डेट थी. 1 जनवरी को मिस्टर B ने अपनी EMI पे करनी थी या कोई इंटरेस्ट पेंडिंग था वो पे करना था, वो उसने पे नहीं करा. वो 1 जनवरी से 90 दिन तक उसे हम NPA नहीं मानेंगे. जैसे ही 91st डे होगा वो जो पैसा मिस्टर B ने नहीं दिया उसको हम एज एन NPA घोषित कर देंगे. क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं. द जर्नी फ्रॉम अ परफॉर्मिंग एसेट टू एन NPA. अब देखते हैं वो कैसे एक परफॉर्मिंग एसेट था और वो कैसे NPA बन गया. इनिशियल स्टेज क्या रहेगी? अ लोन इज अ परफॉर्मिंग एसेट एज लॉन्ग एज बोरोअर इज मेकिंग देयर पेमेंट ऑन टाइम. जिस बंदे ने लोन लिया हुआ है वो जब तक तो ऑन टाइम पे अपनी पेमेंट कर रहा है, वो अपनी EMI पे कर रहा है, अपना इंटरेस्ट पे कर रहा है, तब तक तो वो जो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो वो उसने लोन दे रखा है वो उसके लिए परफॉर्मिंग एसेट है क्योंकि वो उसको इंटरेस्ट जनरेट करके दे रहा है. लेकिन इफ अ बोरोअर मिसेज अ पेमेंट, बोरोअर ने एक EMI पे नहीं करी या उसने कोई पेमेंट नहीं करी, तो अब जो लोन है वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा ओवरड्यू. अभी वो NPA नहीं बना है. अभी हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा 90 दिन के बाद वो NPA बनता है, लेकिन 90 दिन तक वो क्या होता है? वो होता है ओवरड्यू. अब उस ओवरड्यू को 90 दिन में भी हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दैट इज स्पेशल मेंशन अकाउंट्स में. तो RBI ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करा है. हम उस NPA को बनने से पहले उसे कैसे देखते हैं. एक है SMA 0. SMA 0 में क्या होता है? अगर उस बंदे ने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट 30 दिन तक ओवरड्यू रखा, मतलब अगर 1 जनवरी को पेमेंट करनी थी, उसने 30 जनवरी तक पेमेंट नहीं करी, दैट मीन्स वो अभी SMA 0 का पार्ट है. अब अगर उसने वो 30 दिन तो ओवरड्यू कर ही दिया, उसके बाद भी अप टू 60 डेज तक वो ओवरड्यू कर देता है. मतलब अगर 1 जनवरी को पेमेंट करनी थी और अगर उसमें 60 डेज ऐड करें यानी कि 2 फरवरी के आसपास तक अगर उसने पेमेंट नहीं करी, सॉरी पूरा जनवरी एंड पूरा फरवरी, 2 मार्च के आसपास अगर उसने पेमेंट नहीं करी तब वो SMA 1 में काउंट किया जाएगा. लेकिन अगर वो 90 डेज तक पेमेंट नहीं करता है, उसका जो EMI है वो या वो ओवरड्यू रह गया है 90 डेज तक, उसे हम अब SMA 2 में काउंट करना स्टार्ट कर देंगे. जैसे ही वो SMA 2 के टाइम लिमिट को क्रॉस करेगा, उस ड्यूरेशन को क्रॉस करेगा, उसे ऑफिशियली क्लासिफाइड एज NPA बोल दिया जाएगा. वो अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट का कैटेगरी में बिल्कुल आ जाएगा. क्लियर है? अब टाइप्स ऑफ NPA क्या है और उनका ड्यूरेशन क्या है. सबसे पहले अभी हमने समझा NPA क्या है. NPA 90 दिन तक जब पैसा नहीं आता. क्लियर है? कोई ओवरड्यू है, जब वो 90 डेज से ऊपर जैसे ही जाएगा उसे हम NPA घोषित कर देंगे. तो अब उसका ड्यूरेशन क्या है. अब NPA को कैटेगरीज 3 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है. फर्स्ट इज सब स्टैंडर्ड एसेट. NPA का जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट का क्लासिफिकेशन करते हैं, जब पहला पार्ट आता है सब स्टैंडर्ड एसेट. अब सब स्टैंडर्ड एसेट क्या है? जब कोई भी NPA, दैट मीन्स कोई भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट इक्वल टू और लेस देन 12 मंथ वो NPA रह जाए. मतलब एक पर्सन है, उससे हमने पैसे लेने थे, पहले 90 दिन तक तो उसने पैसे नहीं दिए. मैं यहाँ पे बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ. पहले 90 दिन तक तो उसने पैसा नहीं दिया तो हमने उसको NPA बना दिया. अब अगर वो 12 महीने तक NPA रह जाता है तो उसे हम सब स्टैंडर्ड एसेट बोलेंगे. 12 महीने या 12 महीने से कम. और अगर वो 12 महीने से ज्यादा तक भी NPA रहता है, 12 महीने को एक्सीड कर जाता है, तो उसे हम डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में लिख देंगे. एंड जैसे ही वो 12 मंथ को एक्सीड कर गया तब तो वो हमारा डाउटफुल एसेट बन गया. अब क्या होता है, अब क्या होता है, जो कोई एक्सटर्नल ऑडिटर या कोई इंटरनल ऑडिटर या बैंक खुद उस डाउटफुल एसेट को समझता है भी अब ये पैसा कभी नहीं आएगा, तो उसे लॉस एसेट लिखा जाता है. जब कोई एक्सटर्नल ऑडिटर या बैंक खुद या इंटरनल ऑडिटर उसे कंप्लीटली राइट ऑफ कर देता है. कंप्लीटली राइट ऑफ मतलब उन्हें अब भरोसा हो चुका है ये पैसा कभी नहीं आने वाला, तब उसे वो लॉस एसेट्स में लिख देते हैं. तो इसके हम थोड़ा फीचर देखते हैं. फर्स्ट का था सब स्टैंडर्ड एसेट.
सब स्टैंडर्ड में क्या होता है, ये जो 12 महीने तक या 12 महीने से पहले जो एनपीए रह जाता है उसे एसेट्स आर कंसिडर्ड रिस्की, बट देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी। एक पॉसिबिलिटी होती है भी शायद ये पैसा आ जाए, तो उन पे क्लोज वॉच रखा जाता है, उन्हें ध्यान से देखा जाता है इस लोन्स पे, और इन पे रिकवरी प्रोसीजर्स को बार बार इनिशिएट किया जाता है भी ये पैसा आ जाए। डाउटफुल एसेट में क्या होता है, डाउटफुल में एक प्रोविजन बना दी जाती है भी हायर चांसेस है ये पैसा नहीं आएगा, एक डाउटफुल कैटेगरी में उन्हें रख दिया जाता है। और लॉस एसेट्स में क्या होता है, उन्हें कंप्लीटली राइट ऑफ ही कर दिया जाता है, अब उन्हें भरोसा हो चुका है ये पैसा तो आने नहीं वाला, तो द बैंक क्या करता है, द बैंक मस्ट फुल्ली राइट ऑफ द डेट एक्नॉलेजिंग द फंड्स आर लॉस्ट। अब उन्हें पता लग गया ये पैसा कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हाउ बैंक्स डील विद एनपीए। बैंक का वो डील कैसे करते हैं एनपीए से। सबसे पहले लोन रीस्ट्रक्चरिंग, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अब उसे डील कैसे करेंगे, अब उन्हें पता है ये बंदा पैसा ले तो गया, अब पैसा वापस आएगा या नहीं, तो वो डील कैसे करेंगे। बैंक्स में ट्राई टू रीनेगोशिएट द लोन टर्म्स विद बोरोअर्स टू मेक रीपेमेंट मोर मैनेजेबल। वो क्या करते हैं, वो डिफॉल्टर को बुलाते हैं, जिस पर्सन ने लोन ले रखा है जो पैसा नहीं दे रहा उससे बात करते हैं भी भाई तू इंटरेस्ट रेट है उसे कम कर ले, या इंटरेस्ट रहने दे हमारा प्रिंसिपल दे दे, या कुछ भी कर, हमारा जो रीपेमेंट है वो कर। उनमें थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस को नेगोशिएट किया जाता है, जैसे पहले अगर 10% पर एनम था तो उसे कहते हैं तो 5% ही इंटरेस्ट दे दे बट हमारा पैसा दे। क्लियर है, ये हो गया लोन रीस्ट्रक्चरिंग, लोन को दोबारा स्ट्रक्चर किया जाता है। देन आता है रिकवरी प्रोसीडिंग्स। बैंक्स क्या करता है, लीगल एक्शंस इनिशिएट करता है, कोर्ट के थ्रू जाके अपने पैसे को रिकवर करता है। या थर्ड आया द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये कि एक एक्ट है 2002 का, इसमें क्या करता है बैंक, जो डिफॉल्टर है जिसने पैसा नहीं दिया उसकी प्रॉपर्टी को विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट ऑक्शन में लिया जाता है। जैसे कोई पर्सन है उसके पास 5 एकड़ जमीन है और वो बैंक का पैसा नहीं लौटा रहा, तो बैंक क्या करता है उसकी 5 एकड़ जमीन को विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट उसको ऑक्शन में बेचने के लिए ले आता है। देन आता है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एक स्पेशल कोर्ट्स होती है जहाँ पे जो बैंक्स है वो अपना केस प्रेजेंट करते हैं और अपना जो डेट है उसे रिकवरी करने के लिए स्पीड अप करते हैं प्रोसेस को। नेक्स्ट आता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या एसेट रिकवरी कंपनीज। ये क्या करती हैं, बैंक्स क्या करता है इन्हें अपना एनपीए बेच देता है। मतलब एनपीए, बैंक ने किसी बंदे से 1 लाख रुपए लेने थे, बैंक को पता लग गया अब ये पैसे नहीं आने वाले, तो वो क्या करती है एक एसेट रिकवरी कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, कहने का मतलब है वसूल करने वाली कंपनी, उन्हें अपना 1 लाख रुपए का डेट देती है, उनसे 80,000 में इन्हें ये अपना डेट बेच देती है। उन्हें बोलती है भी आप ठीक है, आप ये 1 लाख रुपया रिकवर कर लो, अगर हो गया तो सारा आपका, हमें आप 80,000 रुपीज दे दो। क्लियर है। अगर एसेट ये एआरसी कंपनीज अगर तो वो पैसा रिकवर करती हैं तो उनका प्रॉफिट है, अगर वो नहीं कर पाती तो उनका लॉस है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं अब वाई एनपीए इज इंपॉर्टेंट टू बैंक। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो बैंक के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले तो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। ऑब्वियसली अगर आपका एनपीए ज़्यादा है, आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज़्यादा है, मतलब आपने लोगों को उधार दे रखी है और वो वापस नहीं आ रही, आपने लोन बांट रखे हैं वो लोन वापस नहीं आ रहे, तो आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। क्यों, आपने जो लोन पे इंटरेस्ट कमाना था वही तो इनकम है बैंक की, और वही आ नहीं रहा, आपका तो प्रिंसिपल भी वापस नहीं आ रहा और इंटरेस्ट भी वापस नहीं आ रहा, तो जो आपका खुद का पैसा है वो डूब गया, जिससे क्या हुआ आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इम्पैक्ट होगी। नेक्स्ट आता है लेंडिंग कैपेसिटी। आपकी लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, पैसा बांटने की कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि आपने जो ऑलरेडी पैसा बांटा है वही वापस नहीं आ रहा। अगर आपका एनपीए बहुत हाई है, एनपीए हाई होने का मतलब आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हाई हैं, आपके लोग पैसे मार जाते हैं, आप पैसे बांटते हो, लोग पैसा वापस नहीं करते, तो इससे क्या हुआ आपका खुद की जो कैपिटल है वो कम हो गई, तो जो आपकी लेंडिंग कैपेसिटी है वो भी डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल हेल्थ इंडिकेटर। जो एनपीए हैं वो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को बताते हैं। कैसे, अगर आपका एनपीए ज़्यादा है तो जो आप में इन्वेस्टरों ने इन्वेस्ट करना है, जो इन्वेस्टर्स हैं या और स्टेक होल्डर्स हैं, वो देखेंगे भी इस बैंक के पास तो या इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो पैसा है वो डूब जाता है, तो कोई इन्वेस्टर आपको पैसा क्यों देगा। तो फाइनेंशियल हेल्थ इंडिकेटर एनपीए है वो एक तरह का इंडिकेटर है फाइनेंशियल हेल्थ।
नेक्स्ट आता है क्रेडिट रिस्क एंड मैनेजमेंट। एनपीए हाई होने का मतलब या एनपीए कम होने से हमें क्या पता लगता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में, दैट इसका बैंक का क्रेडिट रिस्क असेसमेंट कैसा है और इसकी मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस कैसी है। अगर आपका एनपीए कम है तो इससे इन्वेस्टर्स या लोग ये देख सकते हैं अभी यहाँ के जो लोग हैं वो क्रेडिट रिस्क को बहुत अच्छे से असेस कर पाते हैं, भी किस बंदे को पैसा देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, या जो इनकी मैनेजमेंट है वो बहुत इफेक्टिव है, भी अगर किसी को पैसा दिया होगा तो इन्हें वापस लेना आता है। तो इस एनपीए से हमें उनका क्रेडिट रिस्क और मैनेजमेंट का पता लगता है। क्लियर? तो एनपीए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बैंक एज हमने ये सारे पॉइंट्स देखे। होप आपको एनपीए क्लियर हो गया होगा। कोई भी आपको डाउट लगता है आप मुझसे कमेंट्स में पूछिए, एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच।